चलो देखो, अब तक हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री में हमने जो जो पढ़ा है, पहले मैं 10 मिनट में आपको एक रिकैप लेकर के बता रहा हूँ हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। ध्यान रखना है, हमने सबसे पहले कहा है आपको सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना था वो आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो चैप्टर बना है, ठीक है, इट डील्स ओनली विथ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। बार बार मैं ये बात याद दिलाता रहूंगा कि ये चैप्टर बना ही सिर्फ है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, यानी इनडायरेक्टली हम लोग को ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, हर बच्चा जानता है एक ऐसा आपको ट्रायंगल बनाना है जिसका एटलीस्ट एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ए बी और सी, तो यहां मुझे दिख रहा है कि राइट एंगल आपको कहां पे दिख रहा है, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहां पे दिख रहा है, बी पे। आप लोग बोल के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मैं सिमिलरली क्या कर लूं, एक और अगर आपको डायग्राम बना करके दिखाऊं, तो यहां पे अगर मैं नेमिंग करूं कुछ इस तरीके से, जैसे लेट से P है, Q है और R है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि राइट एंगल आपको कहां पे दिख रहा है, राइट एंगल एट Q, मतलब वो कहीं पे भी हो सकता है। अगर मैं एक और आपको दिखाऊं राइट एंगल बना करके, ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है, अगर इसका नामकरण लेट से हम लोग ABC करते हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल एट A, मतलब आपको A पे राइट एंगल दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो बात है वो आपको समझने की जरूरत है कि अब यहाँ पे आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो क्या देना है कि आपके लिए गिवन एंगल ये भी हो सकता है और गिवन एंगल ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि इस एंगल C के लिए पूछा जाएगा, है ना, तो इस C के सामने वाला आप हमेशा याद रखेंगे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी फॉर C अगर मैं यहाँ पूछ ले आपसे कि एंगल C के लिए जो है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर जो होगा, जिस एंगल की बात होगी उसके सामने वाला जो साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये AB हमको परपेंडिकुलर दिख रहा है और 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो BC आपका हाइपोटेनस हो गया, यानी जो बच गया AC बच गया, वही हमारा क्या है, बेस है। अगर इसमें हम लोग एंगल A के लिए अगर पूछ लिया जाए, इस एंगल को लेट से हम कुछ अल्फा मान ले या कुछ भी मान ले, है ना, यानी फॉर एंगल अगर अल्फा आपसे पूछता है, ठीक है, फॉर एंगल अल्फा, या आप एंगल A लिख लो, दोनों में कोई बात आप चलेगा, ठीक है। इन दोनों के लिए अगर पूछा जाए आपसे कि परपेंडिकुलर इसमें क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि जिस एंगल से पूछा है उस एंगल के बारे में उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। मतलब इस केस में BC परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनस होता है, तो वो आपको दिख रहा है कि AC इस केस में हमारे पास हाइपोटेनस है, और जो बच गया यानी AB बच गया, तो AB हमारे पास क्या है, बेस है। उसी तरीके से अगर मैं इस एंगल R के लिए बात करूं, है ना, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फॉर थीटा जो है, या आपसे पूछ लिया जाए कि एंगल R को लेकर के, है ना, आपसे कि परपेंडिकुलर क्या है, इसमें बेस क्या और हाइपोटेनस क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जिस एंगल के लिए पूछा जा रहा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। मतलब PQ जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो PR आपका जो है यहाँ पे हाइपोटेनस हो गया, और जो बच गया PQ, है ना, PQ आपका आ चुका है परपेंडिकुलर, ये साइड आपका परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये आपका बेस है, मतलब QR आपके पास क्या है, बेस है, तो QR आपका बेस हो गया। यानी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में
आप देखते क्या है, तो आप ये 3 साइड देख पा रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मुझे ये परपेंडिकुलर 90 के सामने हाइपोटेनस और जो बच गया वो बेस, उसी तरीके से 90 के सामने यहाँ पे हाइपोटेनस, ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ठीक है। उसी तरीके से इधर हाइपोटेनस, इधर परपेंडिकुलर, इधर बेस, है ना। तो ये 3 साइड हमने देखा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कि हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें ये दिखाऊं कि आपको ये जो फिगर हमने बनाया है, एक्चुअल में अगर इस तरह का कोई भी फिगर आता है और अगर 90 डिग्री आपको इधर दिखाई देगा, तो असल में ये दोनों साइड आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये तीसरा साइड आपका अलग होता है, इसको हम लोग वैसे जनरली आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह के ट्रायंगल में आप ध्यान रखेंगे, इसके सामने वाला आपको हाइपोटेनस दिख रहा है, ठीक है। अब इस एंगल के लिए अगर बात करेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेट से हमने थीटा मान लिया, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर फॉर एंगल थीटा बोला, आप ध्यान रखेंगे फॉर एंगल थीटा, अगर थीटा के लिए अगर एग्जाम में पूछ रहा है और इसका नाम लेट से हमने रख दिया ए बी और सी, एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, जो बच गया वो हमारे पास बेस, ठीक है। तो आप याद रखेंगे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ये तीनों पूछता है आपसे, तो आपको ये पहचानने आना चाहिए कि परपेंडिकुलर जो होता है ना, वो हमारे पास एसी होता है, ठीक है। बेस अगर पूछा जाएगा तो वो ए बी होगा, ठीक है। और अगर आपसे हाइपोटेनस पूछा जाएगा तो आप यहाँ बीसी मार्क करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन अगर इसी अल्फा के लिए पूछ लिया जाए और अल्फा के लिए, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे अल्फा के केस में आपको क्या करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अल्फा के सामने इस बार जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा, तो हाइपोटेनस पहले भी वही था और अब भी वही है, और इसके सामने जो बच गया वो हमारा बेस है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर फॉर एंगल अल्फा आ जाएगा, ठीक है, अल्फा के लिए अगर पूछ लिया जाए तो आपसे पूछेगा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस पहले भी बीसी था और अब भी बीसी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बदल जाएगा दोनों। इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर है, दैट इज ए बी, ठीक है, और जो बच गया यानी ए सी, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस में वो एंगल पे डिपेंड करता है, वो बदल सकता है, जो नहीं बदलेगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा, वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमने एक बात सीखी है, एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, वो अब आप जरा ध्यान से समझो। देखो, अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आप एक चीज देखो, हमने कहा कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक। यहां पे आपको दिख रहा है कि राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल एट बी दिख रहा है सर, ठीक है, यानी बी पे राइट एंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कोई दिक्कत है, तो यहां पे अगर लेट से खूब ध्यान से समझना, अगर मैं इसको मान लूं कि सर ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला एंगल अपने आप में अंडरस्टूड है कि क्या होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा जो छोटी छोटी बात बता रहा हूं, और इधर पहले से 90 डिग्री बना हुआ है, क्योंकि देखिए एक बात आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि कोई भी एक ट्रायंगल हो, कोई भी जनरल ट्रायंगल की बात है, अगर वो मान लेते हैं कि अगर इस तीनों एंगल का सम पूछा जाए, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी, तो तीनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये बात दुनिया जानती है। तो अभी आप देखो इस फोटो में जो एंगल ए है वो थीटा है, ध्यान देना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एंगल बी क्या है, तो दुनिया जानती है कि सर राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। और अगर एंगल सी पूछा जाएगा तो एंगल सी आप यहां से उठा करके रख दीजिए 90 और माइनस का कितना, थीटा। तो देखो ये थीटा से ये थीटा खत्म हो गया, और 90 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180। इधर भी 180 और इधर भी 180। ये रहा आपका LHS बराबर क्या, RHS। आप ध्यान दीजिए, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको एक एंगल इसमें से पता है तो दूसरा एंगल आपको अपने आप पता होता है, ठीक है। अगर मैं इस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से समझाऊं तो आप ये समझने की कोशिश करो। देखो मैं आपको एक छोटा सा चीज समझा रहा हूं, इधर 90 डिग्री बैठा हुआ है,
इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एक दो और फिगर देखो आप, ताकि आप चीजों को समझ सको। ये सब अगर अभी नहीं सीखोगे बाद में आपको नहीं समझ में आएगा, फिर आपको दिक्कत आएंगी। ठीक है, देखो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। अगर ये एंगल अगर इसने कह दिया कि 30 डिग्री है, तो आपको बिना दिमाग लगाए समझना है कि 90 में से 30 को घटा दो। 90 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। यानी यहाँ पे जो भी एंगल लिखा हुआ है उसको 90 में से घटा के यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अगर मैं ये बोलूं कि अगर यहाँ वाला एंगल 8 से 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो यहाँ वाला क्या आएगा सर? 90 माइनस 45, और ये भी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये टेक्निक समझो पहले ध्यान से। यानी अगर मैं ये बोल दूं कि अगर ये एंगल 8 से 90 डिग्री का, ये तो पता है। अगर ये बोल दिया कि सर ये एंगल अगर मान लो कि अगर ये 80 डिग्री का होता तो ये 10 डिग्री का होता। कितने डिग्री का होता? 10 डिग्री। अगर आप में से थोड़ा सा अगर किसी का दिमाग काम कर रहा हो तो आप ये देखो, दोनों को जोड़ने के बाद हमेशा आंसर कितना आ रहा है? 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ो, क्या आ रहा है? 90 डिग्री। यानी इसीलिए अगर ये थीटा होगा तो ये 90 में से इतना कम कर दो, क्योंकि ये दोनों मिलकर के हमेशा क्या होता है? 90 होता है। ठीक है, तो ये भी एंगल का आपको थोड़ा सा चीज समझना था कि सर एंगल का क्या इसमें कंफ्यूजन है। तो हमने एक और बात आपको समझाई है। आते हैं अगले पॉइंट पे जो अपने लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अब आप देखो हमें क्या करना है। हमने देखा भाई राइट एंगल ट्रायंगल में जो बात हमें पता होना चाहिए वो एक बात तो आपने बता दिया कि सर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस डिसाइड करने में टाइम नहीं लगना चाहिए, एंगल देखने में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपको पता है कि 90 के सामने हाइपोटेनस है, यहाँ पे एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। इसका नाम अगर हमने ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया। ठीक है, तो देखो हमने कहा आपको कि आप याद रखेंगे इस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, इन तीनों के बीच में मैथमेटिक्स में एक रिलेशन होता है कि जो बड़ा वाला साइड है एच, अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, है ना, तो दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम लोग, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला, चूंकि ये फॉर्मूला इन्होंने ही दिया था, पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसीलिए इनके सम्मान में इनके नाम से ही इसको हम लोग जानते हैं। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। लेकिन हमको जरूरत जो है क्वेश्चन बनाते समय सिर्फ एच का होगा, सिर्फ पी का होगा और सिर्फ हमारे पास बी का होगा। तो आप देखो यही तीन चीज है, तो जिसको निकालना है वो तो ऑलरेडी बाहर है। तो आप क्या करोगे, यहां से रूट के अंदर आप p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर करोगे। उसी तरीके से p निकालना होगा, तो देखो ये दोनों छोटा वैल्यू है। ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, आप h का स्क्वायर यानी बड़ा वाला जो है, इन दोनों को आप लिख लेंगे। अब देखो चूंकि p बाहर है तो अंदर कौन आएगा? b का स्क्वायर। यहाँ b बाहर है तो अंदर कौन आएगा? p का स्क्वायर। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये तीनों फॉर्मूला आप हर बच्चों को याद होना चाहिए। ठीक है, ये आप तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे। h का रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p का रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b का मतलब रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग को काम करना है। जैसे आपको एक दो चीज समझाता हूं, पहले आप समझो ध्यान से। देखिए हमने कहा कि ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो अगर मान लेते हैं कि सर h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये अगर बात है तो मान लो कि एक आपने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ध्यान से देखना, और इस ट्रायंगल को आपने लिखा लेट से यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, और बोला कि सर बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, चेक करना है। एक और हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि आपने क्या किया, लेट से 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 3 लिख दिया, चेक किया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। एक और हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, लेट से यहाँ पे हमने क्या किया,
5 लिख दिया, यहाँ पे लेट से 4 लिख दिया और यहाँ पे लेट से 6 लिख दिया। ऐसे चेक करना है हमको कि जो हम लोग सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। एक और हम लोग लेते हैं लेट से, इधर हमने मान लिया कि 6 है, इधर लेट से 8 है और इधर लेट से 10 है। चेक करते हैं इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग is a right angle triangle, is a right angle triangle, इसमें से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है आपको ये बताना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए इस कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। इफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर ये आंसर आता है देन कंडीशन करेक्ट है, अदरवाइज वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। अब जैसे देखो हमने कहा कि सबसे बड़ा वाला ये है, मतलब 6 का स्क्वायर जो होना चाहिए वो 4 का स्क्वायर प्लस में 5 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। आइए चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 16 अगर जोड़ा जाए 6 5 11 और 2 1 3 और 1 4 होता है। इधर 41 है और इधर 36 है, क्या ये आपस में बराबर है? नहीं है। तो नो, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। नो, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं। इसको चेक करो, देखो ये बड़े वाले का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। तो आप इसको देख लो, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 9 25 होता है। आपको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। ये दोनों आपस में बराबर है, हेंस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो अगर मैं सबसे बड़ा वाला साइड है 3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, है ना, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर आना चाहिए। देखो दुनिया जानता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस में 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 1 5 हो जाएगा। लेकिन आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। बताओ ये आपस में बराबर है? नहीं बराबर। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि सर 9 और 5 बराबर नहीं है, हेंस दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, एक लास्ट बचा हुआ, इसको चेक कर लीजिए। यानी 10 का स्क्वायर अगर आप करते हैं 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, ये बराबर आना चाहिए। ये दिख रहा है कि 64 है प्लस में 36 है, जोड़ेंगे 100 आएगा, और 10 का स्क्वायर दुनिया जानती है कि 100 होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लिख सकते हैं हेंस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए कंडीशन यही है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके 3 साइड्स होंगे और तीनों साइड के बीच में यही रिलेशन होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अपने लिए काम का जो इसमें स्लाइड है वो ये है कि आपको सवाल में हमेशा ये एच निकालना हो सकता है, पी निकालना हो सकता है या बी निकालना हो सकता है। हर बार 3 चीज में से 2 चीज हमको पता होता है और 1 चीज हम लोग को निकालना होता है। तो आप इसी तीनों फॉर्मूला के हेल्प से क्या करेंगे? इस चीज को निकालेंगे। ठीक है, अगर इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत या कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आप लोग यहां तक बात को समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले अब मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको ये एच पी और बी निकालने का तरीका तो सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा साथ में, लेकिन साथ में मैं एक और बात बता दे रहा हूं जिससे आपकी ट्रिगोनोमेट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखो अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें आपने पूरा राइट एंगल ट्रायंगल का जानकारी ले लिया, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, लेकिन यहां से अब जरा आप ध्यान दीजिए। ठीक है,
एक फिगर में समझ लेंगे, अपना काम हो जाएगा। यहां अल्फा हमने एंगल मान लिया, ठीक है। देखो मैं आप लोगों में से किसी से पूछूंगा, बताओ ये वाला एंगल क्या है, कोई बताएगा क्लास में? ये वाला एंगल क्या है, बोलो आंसर। यस, वेरी गुड, ये 90 माइनस अल्फा है। क्या है? 90 माइनस अल्फा। यहाँ जो भी एंगल होगा बस 90 में से उसको घटा करके बताना होता है कि 90 माइनस अल्फा है। फिलहाल के लिए आप चाहो तो उसका नाम भी दे सकते हो कुछ, लेकिन आपको ये बोलने आना चाहिए कि सर वो 90 माइनस का अल्फा है, ठीक है। अब आप ध्यान दो, देखो अगर ये छोटी छोटी बात आपको नहीं समझ आएगी तो फिर कोई फायदा नहीं। इधर आपको पता है ये हाइपोटेनस है, ये आपको परपेंडिकुलर और ये आपको बेस है। कहानी हमने सिर्फ अल्फा के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान दें। देखो इसमें हमें साइड का रेशियो फाइंड करना है, साइड का रेशियो। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। साइड का रेशियो देखना है हम लोग, ठीक है। साइड का रेशियो का मतलब हुआ कि एक बार हम लोग परपेंडिकुलर को लेकर के उसको हाइपोटेनस से डिवाइड कर रहे हैं, p बाई एच, ठीक है। एक बार क्या कर रहे हैं, b बाई एच कर दे रहे हैं, और एक बार p बाई b कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी रेशियो का मतलब है डिवाइड करना, साइड को लेकर के डिवाइड करना है। तो हम पहले परपेंडिकुलर लेकर के एक बार इसको डिवाइड कर दिए, एक बार इसको लेकर इसको डिवाइड कर दिए, और एक बार इन दोनों को डिवाइड कर दिए, है कि नहीं। p बाई एच, b बाई एच, p बाई b। आप में से किसी के दिमाग में होगा कि सर देखो p बाई एच कर सकते हो तो h बाई p भी तो कर सकते हो। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, आपका बात भी मान लेते हैं, h बाई p कर लो सर। सर इसको भी तो आप h बाई b कर सकते थे, लीजिए हमने h बाई b भी कर दिया। आपने कहा कि सर b बाई p कर लो, चलो भाई हमने b बाई p भी कर दिया, ये हमने कर दिया। ये सारी की सारी कहानी किसके लिए हो रही है? अल्फा के लिए हो रही है। किसके लिए? अल्फा के लिए। फिलहाल जो, चूंकि अल्फा कहने में बार बार अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं थीटा बना दे रहा हूं, ताकि आप जो पढ़े हैं अपने स्कूलों में उसी को आप ध्यान रख सको, ठीक है। तो देखो अब हुआ क्या कि अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस को जो आप डिवाइड किए ना, तो उसका इस ट्रिगोनोमेट्री में एक नाम दिया गया, और इसको कहा गया साइन। क्या कहा गया? साइन। तो ध्यान से समझिए, इसको कहा गया कॉस। क्या कहा गया? कॉस। और इसको कहा गया टैन, ठीक है। और चूंकि इस सब बात हो रही है यहाँ पे थीटा के लिए, तो यहाँ थीटा लिख लेंगे। अल्फा रहता तो अल्फा लिखते, एक्स रहता एक्स लिखते, जो भी रहता वो लिखते। तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। अब इसी को क्या किया गया है, एक बार इसका रेसिप्रोकल किया गया, इसको उल्टा कर दिया गया। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और टैन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये तीनों याद रखना है, ये तीनों, ठीक है। साइन थीटा जो होता है वो p बाई एच होता है, कॉस थीटा b बाई एच होता है, और टैन थीटा p बाई b होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। p से स्टार्ट किया पढ़ाई को, ठीक है, p से पढ़ाई स्टार्ट किया, तो p के नीचे क्या आ रहा है? h आ रहा है। उसके बाद पढ़ते पढ़ते बोर हो जा रहे हैं, ठीक है, नहीं, p बाई एच, b बाई एच, और लास्ट में p बाई b। इसको अभी ध्यान में मत रखो, सिर्फ ये p बाई एच, b बाई एच, p बाई b। फिर से बोलो मेरे साथ, p बाई एच, b बाई एच, और p बाई b। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ऐसा में। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है? p बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है? b बाई एच, टैन थीटा क्या होता है? p बाई b। उसी तरीके से कॉसेक थीटा क्या होता है? h बाई p, सेक थीटा h बाई b, और कॉट थीटा b बाई b, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। फिर से बताइए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। कितने रेशियोज होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में? 6 रेशियोज होते हैं। हाउ मेनी रेशियोज? 6 रेशियोज। पहले का नाम क्या है? साइन। दूसरे का नाम क्या है? कॉस। तीसरे का नाम क्या है? टैन। चौथे का नाम क्या है? कॉट। या टैन का उल्टा आप ऐसे याद रखेंगे, कॉट। इसका उल्टा क्या है? सेक, है ना। और इसका उल्टा क्या है? कॉसेक। क्या है? कॉसेक।
ऐसे याद रखें, क्योंकि सारी बात जिस एंगल के लिए होगी उसके लिए थीटा होगा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो दीज आर द 6 रेशियोज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, और इसके ये रहे हमारे फॉर्मूला। ठीक है, आप अब तक मैंने जो भी सिखाया है आप पहले सारे के सारे स्लाइड में लिखना शुरू करेंगे, फिर हम लोग इस पे बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप ये 6 रेशियोज बार बार याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे तो मेरे साथ एक बार बोलिए, साइन, बोलो थोड़ा जोर से बोलो, बोलो साइन, कॉस, टैन। फिर से बोलो साइन, कॉस, टैन। देखो साइन, बोलो फिर से, साइन, कॉस, टैन। अब देखो टैन का ही उल्टा यहां बोलना है, कॉट। बोलो फिर से, कॉट। उसके बाद यहां कॉस था, तो कॉस का उल्टा सेक, क्या बोलेंगे, सेक। और साइन का उल्टा कॉसेक, क्या है, कॉसेक। ये 6 रेशियो आपको बोलने आना चाहिए। फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला वो याद होना चाहिए, साइन थीटा पी बाई एच है, कॉस थीटा बी बाई एच है, टैन थीटा पी बाई बी है, और इसी का रेसिप्रोकल हम लोग इधर लिखते हैं। ठीक है, पहले आप एक एक करके सारी बात को कॉपी कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम स्लाइड 1 यू हैव टू राइट ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द बोर्ड। ओके, चलिए आप लोग लिखना शुरू कीजिए। क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसी से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन किस तरह का आएगा, पहले ये समझिए। ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, साइन ए लिखा हो, साइन थीटा लिखा हो, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, लेट से आपको दिया होगा एक क्वेश्चन है यहाँ पे 17/41। ठीक है, या एक काम करो, इस सवाल को छोड़ो, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 8/17, 8/17। और क्वेश्चन में क्या पूछता है, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। एक सवाल मैं ये ले ले रहा हूं, ठीक है, और एक सवाल अगले स्लाइड पे ले रहे हैं जो आप लोग करें। ठीक है, इसमें दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 और पूछा आपसे फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो मैं टी रेशियोज लिख दे रहा हूं, आप इसी से समझ जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 2। एक सवाल मैं आपको सिखा रहा हूं, एक सवाल आप करेंगे पूरी तरह से, ध्यान से समझिए। देखिए ये साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 लिखा हुआ है और सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। मतलब पहले समझिए पहले बनाना क्या है। फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब हुआ कि आपको साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू, ठीक है, फिर उसके बाद कॉट थीटा का वैल्यू, फिर आपको सेक थीटा का वैल्यू, उधर से देख लीजिए, इधर से कोई बॉटल पास कर दीजिए तो कोई बात नहीं है, इधर देखिए। और एक और हमारा रह गया कॉसेक थीटा, है ना। कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो आप देखो एक मिनट जरा, तो
आपको पहले जो है इसमें आपका प्रायर नॉलेज काम आएगा, जो पहले आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है आपने, खूब ध्यान से समझिए। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, आपको लिखने आना चाहिए। कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा इसका उल्टा बी बाई पी, सेक थीटा इसका उल्टा एच बाई बी, और कॉसेक थीटा उसका उल्टा एच बाई पी। जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। मतलब अगर आपको पहले ये याद है तो इन्हीं सब का वैल्यू आपको बोला निकालने के लिए, और ये एक चीज दिया हुआ है क्या, साइन थीटा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं आपको कैसे बनाना है। साइन थीटा यहां पे होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और यहां पे लिखा हुआ 8/17। ध्यान से हर बच्चा समझेगा। इसका मतलब हुआ P के जगह पे क्या दिख रहा है 8, और H के जगह पे क्या दिख रहा है 17। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला था हर बार दो चीज दिया रहेगा, P दे दिया 8 और H दे दिया 17। मतलब आप देखो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, यहां पे खूब ध्यान से देखिए, ये रहा आपका थीटा, ठीक है, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, उसकी वैल्यू क्या है 8, ठीक है। हाइपोटेनस आपको दिख रहा है 90 के सामने, ये कितना है 17। अब आपके पास क्या नहीं पता, आपको बेस नहीं पता है, तो बेस निकालना है आपको। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि रूट अंडर, सर बोले थे इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, यानी 17 के स्क्वायर में से क्या करना है 8 के स्क्वायर को आपको घटाना पड़ेगा। एच स्क्वायर माइनस में किसका स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, पी स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है किसका, बी का, है ना। यानी बेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में क्या, तो पी स्क्वायर। यही सिखाया आपको। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम एक तीसरा साइड निकाल सकते हैं। अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो आपको ये दिखेगा 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर होता है कितना 64, ठीक है। अगर 289 में अगर आप 64 को घटाएंगे तो ये 225 आएगा, ठीक है, रूट के अंदर आप ध्यान से देखिए, ठीक है। और 225 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है। किसका होता है, 15 का। तो ये 15 आ रहा है, ठीक है। 15 यूनिट मान लीजिए, जो भी यूनिट होगा वो यूनिट आएगा, चाहे मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में। बस आपके पास P भी पता चल गया, H भी पता, और अभी आपने क्या निकाल लिया, बेस, और वो कितना आ गया 15। बस अब सवाल हो गया सारा नर्सरी क्लास का, है कि नहीं। देखिए अब आपको वहीं से देख देख के इसको बनाते चलना है। परपेंडिकुलर के जगह पे कितना दिख रहा है आपको 8, हाइपोटेनस के जगह पे कितना 17। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ था सवाल में, ठीक है। अब इसका उल्टा यहाँ पे है, यानी 17 बटा कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा बी बाई एच, बेस अभी हमने निकाला है 15, ठीक है, और नीचे कितना आएगा 17। इसका उल्टा यहाँ है, यानी 17 बटा में कितना आएगा 15, ठीक है। टैन थीटा पी बाई बी, परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना निकाला हमने 15, और इसी का रेसिप्रोकल यहाँ करना है 15 बटा में कितना 8। ये हो गया इस सारे सवाल का आंसर। बताइए कुछ है क्वेश्चन में। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, आपने ये सब सीख रखा है, पॉइंट नंबर 2, तो सवाल आपको इसमें तीसरे चीज की मदद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैं तब तक आपको होमवर्क दे रहा हूं, उसको घर से आपको करके आना है, ठीक है। आप कॉपी करिए फटाफट। एक जरा चीज सोचो, यहाँ पे ये सवाल लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं देकर के कैसे दे देगा। ये 17 जो यहां लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो क्वेश्चन ऐसे हो सकता है
17 बार साइन थीटा और इज इक्वल टू कितना लिखा होगा 8। तो आप में से हर बच्चा को क्या करना है, साइन थीटा को यहीं रहने देना है, इस 17 को उठा करके यहां से और क्या करना है, इसके नीचे ले आना है। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 8/17। तो वो सवाल कई बार ऐसे नहीं दे करके ऐसे दे देता है और बच्चों से नहीं बन पाता है। तो मैं आपको यही चीज समझा रहा था कि ये बात आपको सीखना है। ठीक है, चलो देखो अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगला सवाल आप समझो। इस बार क्या करना है, आपको क्या कर लेना है, ध्यान से समझिए। सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, मतलब आपको निकालना क्या क्या है, आपको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से, साइन थीटा का वैल्यू, देन कॉस थीटा का वैल्यू, टैन थीटा, और टैन का उल्टा यहां लिखिएगा कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा, है ना। और इसका फॉर्मूला यहीं पे लिख लीजिएगा। ठीक है, कि सर साइन थीटा p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है, टैन थीटा p/b होता है, कॉट हमारा b/p होता है, सेक थीटा हमारा h/b होता है और कॉसेक थीटा हमारा h/p होता है कि नहीं। बस इसी का आंसर, मतलब अभी इस बार हमारे पास क्या है ये पता लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन वाले पार्ट में देखेंगे ध्यान से, हमको दिख रहा है कि कॉस थीटा जो होता है ना, वो क्या होता है, b/h होता है। यहां पे 9 में कितना 41 है। तो देखिए बेस दिख रहा है हमको कि 9 है और हाइपोटेनस लिखा हुआ है कितना 41। मतलब आपको फोटो बनाना है ऐसे, यहां पे आपको थीटा लिख देना है, कुछ भी नाम लिख दीजिए ABC, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल आपको कहां पे दिख रहा है, B पे। देखिए यानी बेस दिया हुआ है कितना 9। ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है, बेस यहां आएगा। परपेंडिकुलर निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के सामने अपने पास कुछ भी नहीं लिखा है तो P लिख लेंगे और हाइपोटेनस कितना है 41। आइए P निकालते हैं। माने रूट के अंदर क्या करना होगा, 41 का स्क्वायर माइनस में कितना 9 का स्क्वायर। देखो अगर 41 का स्क्वायर अगर आप में से किसी को याद हो तो आप बता सकते हैं 1681 होता है। क्या ये बात सही है? बोलिए यार। अगर आपको नहीं याद है तो 40 + 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, या 41 में 41 से गुना कर लीजिए। इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आपसे। 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 कम 4 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। यहाँ 1 8 और 1 6 1681 दिख रहा है। कितना दिख रहा है 1681। 1681 में अगर आप 81 घटा दीजिएगा तो दुनिया जानता है कि सर 1600 आएगा। और 1600 से बाहर कितना निकलेगा, 16 का मतलब होता है 4 × 4 और 100 का मतलब होता है 10 × 10। 4 × 4 और यहां पे देखिए इसका मतलब होता है 1600 का मतलब 4 × में 4, 4 चौका 16 हो गया। और 100 का मतलब होता है 10 × 10। एक 4 बाहर आएगा इसमें से और एक 10 बाहर आएगा, तो दुनिया जानता है कि 40 आएगा। कितना आएगा 40। यानी इस सवाल में परपेंडिकुलर कितना हो गया 40। बस आपको सिर्फ भरना है। पहला आंसर आ गया 40/41। बताइए ये हो जाएगा आपके पास कितना 9/41। यहां पे 40/9, 9/40, यहां पे 41 कितना 9 और यहाँ पे h/p है 41 में कितना परपेंडिकुलर कितना है 40। ये रहा इस सवाल का आंसर। ठीक है, RS अग्रवाल से पहला जो है एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करके आइएगा। ठीक है, हाँ कम से कम एटलीस्ट 10 क्वेश्चन हर बच्चे को करके आना है। ग्रुप में फोटो खींच करके भेज दीजिएगा कोई भी। ठीक है, चलिए थैंक यू।